डिवोर्स रेट हमारे मुआशरे में हम्म, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम्म। उसका क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, डिवोर्स रेट इस वक्त जो है ना, हमारे अंदर जहाँ लड़कियों में एक शऊर आ गया है कि हमने मार नहीं खानी, हुँ, हमने किसी के हाथों ह्यूमिलिएट नहीं होना, मैनिपुलेट नहीं होना, और चीटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हुँ, आज से अगर आप 10 साल पहले देख लें तो इस तरह के मामला पहले तो इतने थे नहीं, क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया ने चीटिंग को बहुत आसान कर दिया है। हुँ, और जिस तरह से आसान कर दिया, उस तरह से खातून की एक्सेस भी हो जाती है उतनी ही ईजीली कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ चीट कर रहा है, या उनको हुँ, पता लग जाता है कि दे आर लिविंग इन अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं कर रही खवातीन। वो कह रही हैं कि अगर हम अर्न कर रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम काबिल हैं, तो हम क्यों, एक तो फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हैं, इमोशनल अब्यूज़ क्यों हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक ऑर्डर आया है आयशा नीलम जो हैं उनकी तरफ से, कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ मार तक महदूद ना करें। अगर आपके साथ कोई जहनी जो है, जहनी हुँ, दबाव में आपको रख रहा है, जहनी तौर पे आपको अजियत दे रहा है, तो वो भी एक रीज़न है कि आप इस पर भी खुला ले सकते हैं, अगर हुँ, आपके पास वेरिएबल प्रूफ्स हैं कि उस बंदे ने आपको जहनी तौर पर अजियत दी, और ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो इट्स बेटर टू लिव इन अ सेपरेट होम, जिसमें आप सेफ फील करें, बजाय कि ऐसी ज़िंदगी में जहाँ रोज़ सुबह उठते ही आपको हर काम के बावजूद भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, फिजिकली फाइनेंशियली अब्यूज़ किया तो जा आप रहा है। क्या कह रही हैं कि डिवोर्स का रीज़न जो है वो औरतें हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनके साथ जो होने वाले मज़ालिम हैं, जो मज़ालिम को हक समझ के, लड़के तो मज़लूम है हाँ, ना बेचारे। वो मज़लूम इस तरह से कि उनकी तरबियत में खोट है। हुँ, हमारी जो मदर्स हैं, जब उनके बेटे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनको वो उस तरह से रेज़ नहीं कर रही। माज़रत के साथ, हमारे मुआशरे में इस वक्त वो मर्द बहुत कम हैं जो कि औरत को उसी लेवल पे रखें जिसमें वो अपनी मदर और सिस्टर को रखते हैं। हुँ, वो आने वाली खातून को एक माहिर शेफ़, माहिर मैनेजर, हर हुँ, हर काम में माहिर समझते हैं, लेकिन वो भी अभी लर्निंग फेज़ में होती है, उसको उतना मौका नहीं देते। हुँ, उनकी मज़लूमियत सिर्फ़ ये है कि उनका कॉन्सेप्चुअल जो बिलीव है खातून के बारे में, वो ख़राब है। हुँ, उसको उनको ठीक करना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए, और ख़ातून के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। कहा गया ना कि ये तो टेढ़ी पसली से बनाएगी, आपको जितना सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। ट्रू। तो आप ना दीन पे अमल कर रहे हैं, ना साइकोलॉजी पे अमल कर रहे हैं, आप उसको स्पेस ही नहीं दे रहे। औरतें इमोशनल बीइंग्स हैं, दे आर इमोशनल। हुँ, वो इमोशनैलिटी से बात को समझती हैं। आप उनको हर बात रैशनैलिटी से समझाएँगे, हर बात पे फैक्ट्स और फिगर्स उनके सामने ले आएँगे, तो वो नहीं आइडेंटिफ़ाई कर आपको क्या पाएँगी। लगता है मामाज़ बॉय होना हुँ, हुँ। रीज़न है इस चीज़ का? जी, बिल्कुल, मामाज़ बॉय होना ही इसकी रीज़न है। बिकॉज़ वो मामा अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बहू पे डाल देती हैं, और बहू अभी इतनी स्किल्ड और क्वालिफ़ाइड नहीं होती। मामा का तो 20-30 साल का तजुर्बा होता है, लेकिन बहू का तो सिर्फ़ अभी 2-3 दिन का तजुर्बा होता है, 1 महीने का तजुर्बा होता है। तो वो उसकी मामा बनने के लिए तो वहाँ नहीं आई ना, उसको ट्रू। भी उतनी ही उसकी ज़रूरत है हस्बैंड की, जितनी कि हस्बैंड को वाइफ़ की ज़रूरत है। हुँ, उसकी भी नीड्स, उसको भी उस घर में एडजस्ट करवाने में उस हस्बैंड का रोल आता है। हुँ, तो औरत की नीड्स को शादी के बाद अक्सर बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है। हुँ, उसे कहा जाता है कि सर्वाइव ऑन योर ओन। लेकिन लड़के की नीड्स अगर एक भी कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही, चाहे वो फिजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, तो वो कहते हैं मेरी बीवी अच्छी नहीं है। तो यार हुँ। साइकोलॉजी क्या कहती है? इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? हमारी सोसाइटी एक बहुत डार्क हुँ, फ़ेज़ में है। हुँ। कैसे निकले हम इससे? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें एक तो प्री मैरिटल काउंसलिंग को लाज़मी कर देना चाहिए, और प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं, तो एटलीस्ट आप अपने बड़ों से बात ज़रूर करें। उन बड़ों से जिनकी आप देखते हैं कि मुआशरे में बड़ी शादियाँ कामयाब शादियाँ जा रही हैं। अभी मैंने पिछले दिनों ही इंटरनेट पे एक वाक़या अमेरिका में एक कपल था, जिन्होंने आई थिंक 78 ईयर्स मैरिटल बॉन्ड में गुज़ारे वॉव! हैं। तो 78 ईयर्स आप मैरिटल बॉन्ड में गुज़ार रहे हैं, तो इट मीन्स उनका कितनी बर्दाश्त होगी, कितनी फॉरगिवनेस होगी, कितनी टॉलरेंस होगी। हमें कुछ 3-4 चीज़ों पे काम शुरू में कर लेना चाहिए। जब रिश्ता बना रहे हैं तो आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त, उसके हुँ, अलावा फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी देना, और उसके अलावा आपस में जो समझ है, तीसरी हुँ, बात की अंडरस्टैंडिंग। बैठ के बात करें। हुँ, 4 लोगों के सामने खड़े होके अपने इशू को हाईलाइट ना करें, क्योंकि उनको नहीं पता आप दोनों किस मरहले से गुज़र रहे हैं। ट्रू। टॉलरेंट रहें, फॉरगिव करें और अंडरस्टैंड करें, तो फिर देखेंगे आपकी शादियाँ ज़रूर कामयाब होंगी। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ों पे औरतें टॉलरेट नहीं कर रही, कुछ पे मर्द टॉलरेट नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें औरतें फॉरगिव नहीं करती, कुछ मर्द फॉरगिव नहीं कर रहे, और अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं ना। हुँ, जो भी मसला है जाके लड़की ने अपनी अम्मी को बता देना है, लड़के ने अपनी अम्मी को बता देना है, फिर क्या होना है, फिर झगड़ा होना है। हुँ, और जब आपस में बातचीत नहीं होगी, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो रिश्ते ख़राब होंगे। हुँ। ये बड़ा एक अच्छा आपने सॉल्यूशन दिया, अगर हम इस पे अमल कर सकें तो जी। बड़ा अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, मैंने आजकल ज़्यादा जो रुझान देखा है वो ये देखा है कि जो सिंगल लोग हैं ना वो बेचारे सिंगल हैं, और जो मैरिड है ना उनके और भी अफेयर्स हैं। ऐसा क्यों है? ये साइकोलॉजी क्यों उन लोगों की बदलती जा रही है इस बारे में? देखिए, एक बंदा जो सिंगल है ना, उसको तो पता है कि मैं अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंटली गुजार रहा हूँ, उसको पता है मेरे पे जिम्मेदारियां नहीं है। लेकिन एक बंदा जो मैरिटल रिलेशनशिप में चला जाता है, और ख़ासतौर पर मादर के साथ आदमियों के हवाले से ये बात करूंगी कि उनको लगता है कि अगर हमारी बीवी हमारा इतना ख्याल रख सकती है ना, तो एक और औरत भी अगर हम उसके साथ रिलेशनशिप पे चले जाएं, मे भी वो भी हमारा इतना ही ख्याल रखे, हमें उतनी ही तवज्जो मिले और उससे ज़्यादा बेशक हो सकता है। उनको मतलब एक 4 शादियों का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है, लेकिन वो उस हदीस का सेकेंड पार्ट भूल जाते हैं कि अगर आप इंसाफ कर सकें तो। शुरुआत तो वो शादी या रिलेशनशिप की नीयत से करते हैं, लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाती है बात। तो हमारे माशरे में ये बदउनवानी फैलती जा रही बहुत ज़्यादा, और मर्दों को लगता है कि दे कैन गेट अफेक्शन एंड अटेंशन फ्रॉम अनदर वुमन आल्सो, लाइक इफ दे आर गेटिंग दैट मच फ्रॉम देयर वाइफ टू, सो मोर एंड मोर, कहते हैं ना, डू मोर की तलब में इंसान जो है ना अपने आप को ख़राब कर देता है। उनका घर भी ख़राब हो जाता है और उस दूसरे इंसान से जो ताल्लुक़ है वो भी ख़राब हो जाता है। तो वन शुड स्टे कंटेंटेड विद द पार्टनर जो उनको अल्लाह ताला ने लीगली दिया है, लॉफुली दिया है। और सिंगल्स को तो अपनी आज़ादी और अपना जो एक कॉन्फिडेंस है, एक फ्रीडम है, वो बहुत प्यारा है। वाई वुड दे गो इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे उनको सख्ती मिलेगी, जहाँ पे उनको कंट्रोल मिलेगा, और जहाँ पे उनके साथ कोई पीछे उनके खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। जब आपने सब कुछ खुद ही करना है तो वाई वुड सिंगल्स गो इनटू रिलेशनशिप्स? ट्रू। अच्छा, एक और सवाल जो आपने खुद अपने इर्द गिर्द भी पर्सनली भी बड़ा महसूस किया है, देखा है, और वो सब कुछ डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है और सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ जाता है तो जो बच्चे होते हैं ना वो बेचारे बड़ा सफ़र कर जाते हैं। अब या तो इसमें ये होता है कि बच्चे माँ के पास रहेंगे या बच्चे बाप के पास रहेंगे। मोस्टली माएँ जो हैं वो बच्चा देना नहीं चाह रही होती, लेकिन उसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगा रही होती हैं, जिसमें वो एफर्ट भी कर रही होती हैं, कमा भी रही होती हैं, बच्चे पाल भी रही होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए? देखें, अल्लाह ताला की कुदरत ने एक बच्चे को दो पेरेंट्स के साथ इस दुनिया में भेजा है। अगर उन पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती तो दैट्स गुड इनफ कि अगर वो पेरेंट्स आपस में जुदा हो जाएं, लेकिन बच्चे के लिए वो पेरेंट्स ही रहते हैं। ठीक है, क्या अगर माँ नहीं तो बाप की शफकत बच्चे को जरूर मिलनी चाहिए। ये दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। बिल्कुल। तो अभी मैं कल ही इंटरनेट पे वॉइस ऑफ फादर्स ऑफ कराची का बयान देख रही थी कि जहाँ फादर्स स्ट्राइव करें, स्ट्रगल करें कि हमें बच्चों के साथ पूरे हकाइक और को पेरेंटशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, मदर्स के एक्सपीरियंस इतने वर्स होते हैं कि वो बाप पे भरोसा नहीं कर पा रही होती, या इसको एज अ टैक्टिक ऑफ रिवेंज यूज़ कर रही होती कि हम बच्चों को बाप से दूर, लेकिन असल में वो रिवेंज बाप से नहीं ले रही, वो अपने बच्चों से ले रही हैं। ट्रू। आपने फादर्स को भी उतना ही बच्चों के साथ अटैच होने दें जितना आप खुद अटैच हैं, क्योंकि माँ और बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसी तीसरी हस्ती नहीं है जो उस तरह की मोहब्बत और शफकत बच्चे को दे सके जैसी वो डिज़र्व करते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर सेपरेशन हो भी जाती है तो शेयर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए। लेकिन इतने वर्स्ट उस पे जाके हमारे यहाँ सेपरेशन होती है कि उसके बाद शायद वो दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। सही है। तो उस सेंस में बच्चों के लिए क्या करें? देखिए, वो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, लेकिन बच्चा हमेशा अपने बाप और माँ दोनों में से किसी एक की महरूमी को महसूस करता है। ये उन फादर्स को भी मैं कहूँगी जिनके पास सोल कस्टडी है, और ये उन मदर्स के लिए भी मैं पैगाम होगा जिनके पास सोल कस्टडी है कि इन दोनों रिश्तों से बच्चों को महरूम ना करें, क्योंकि ये महरूमी उनकी सारी ज़िंदगी की महरूमी। जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो किन स्ट्रगल्स को ज़्यादा फेस करते हैं दूसरे बच्चों से? स्ट्रगल्स तो यही है कि जब पेरेंट के दरमियान इख्तलाफ है तो हर मौके पे दो पेरेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी यस्टरडे आई वाज विटनेसिंग किड ड्रिंकिंग अ जूस। वो जूस पी रही थी, कभी वो अपने वालिद के कप में से जूस पी रही थी और कभी वो अपनी माँ के कप में से जूस पी रही थी। अब उसको दोनों की शफकत मिल रही है, उसे दोनों की मोहब्बत मिल रही है, उसकी नर्चरेंस, उसकी जो परवरिश है वो ज़्यादा अच्छी खूबसूरत होगी। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें नहीं पता पेरेंट्स के दरमियान माजी में क्या हुआ है। उनको जहाँ से भी प्यार मिले उनको हमें देना चाहिए। जिस तरह से एक पौधे को नरिश करने के लिए हम अच्छी से अच्छी खाद डालते हैं ना, तो एक बच्चा भी एक पौधे के जैसा होता है। उसको हमें बेहतर करने के लिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जिस वालिद ने तलाक दी या वालिद के साथ जिसके साथ खुला हो गया वो बहुत बुरा वालिद भी है, क्योंकि वो वालिद, हर बंदा अपनी जो उसकी औलाद होती है, बायोलॉजिकल किड होता है, यूजुअली वो उसके साथ अच्छा होता है। अगर दे आर कमिंग फॉर द ओनरशिप तो एटलीस्ट उनके दिल में इतनी तो बात है कि
दे वांट टू स्टे विद देयर किड। Yes. एक पेरेंट है जो बिल्कुल अपने बच्चे को छोड़ के गायब हो गया इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद, इसका मतलब है दे वर नेवर सिंसियर विद देयर किड। तो ऐसे तो पेरेंट्स से आप दूर ही रखें, लेकिन एक बच्चा के पीछे जो वालिद आ रहा है या वालदा आ रही है, इट मीन्स इट मैटर्स फॉर देम। तो उस बच्चे का पूरा हक है, पूरा राइट है कि जिस तरह और एसेट्स पे हमारी नज़र होती है ना कि बच्चे को जायदाद में हिस्सा मिल जाए, बच्चे को तालीम का अच्छा म्यार मिले, उसी तरह से सबसे पहला एसेट है मोहब्बत का। सही है। तो उसको अपने वालिद की भी मोहब्बत पे पूरा हकदार है वो उसका, और अपनी वालदा की भी मोहब्बत का पूरा हकदार है वो बच्चा। यार जब कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके बाद हमें लगता है कि दिस इज द डेड एंड, हमारी लाइफ अब खत्म हो गई है। तो उस टाइम पे अपने आप को वापस ड्रैग आउट करने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए इंसान को क्या मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, डेड एंड कोई भी नहीं होता ज़िंदगी में। देयर इज़ नो एंड टू दिस लाइफ। जब तक कि अल्लाह ताला हमारी लाइफ को ख़त्म नहीं करते, जब तक हमारी ज़िंदगी है उसका कोई ना कोई मकसद है। ट्रू। हमारी ज़िंदगी में अगर शादी आती है तो उसका भी एक मकसद है, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई प्रोफेशनल एक्सेलेंस आ रही है उसका भी एक मकसद है। हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो हमारी लाइफ के कोई मकासद होते हैं। अगर कोई ऐसी आप फेलियर से गुजरते हैं, उस फेलियर पे आपने गुजरने के बाद आपने रास्ता अपना दोबारा से रीडायरेक्ट करना है अपने आप को। कहते हैं ना, कभी कभी जो रिजेक्शन है वो रीडायरेक्शन होती है। उस रीडायरेक्शन को तलाश करना है और अपने स्किल्स को और अपनी काबिलियत और सलाहियत पे काम करते हुए आपने अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाना है जो आपको ज़हनी सुकून देता है। क्या हर बंदा इतना केपेबल होता है कि वो उसको ढूंढ सके? हर बंदा इतना ही कैपेबल होता है, लेकिन बात ये कि हम उस पर फोकस नहीं करते। हम सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं कि अब मेरी अगर डिवोर्स हो गई एक इंसान की तो वो कहेगा मुझे डिवोर्स क्यों हुई। अब आपने वो फैसला ले लिया है तो यू शुड जस्ट क्लोज दैट चैप्टर। अगर आपको एक जॉब से निकाल दिया गया है, वो जॉब खत्म होगी तो जस्ट क्लोज दैट चैप्टर। दुनिया में और इंसान भी हैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए, दुनिया में और जॉब्स भी हैं, दुनिया में और चीज़ें भी हैं। देयर आर ऑलवेज सेकंड ऑप्शन, देयर आर ऑलवेज टू ऑप्शंस, मोर देन वन ऑप्शन इन योर लाइफ। और उन ऑप्शंस को फाइंड करने पे उन पे आपको काम करना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना, बंद गली में जाके नहीं छोड़ देना चाहिए कि अब कुछ नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है। अगर इस चीज़ पे इंसान बिलीव रख लेना कि देयर इज़ अ रीडायरेक्शन इन एवरी रिजेक्शन, तो कोई भी इंसान, ये मेरा भी पैगाम होगा आपके प्लेटफॉर्म से कि अपनी उस रीडायरेक्शन को समझें। ट्रू। हर बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकता है, चाहे प्रोफेशन हो चाहे पर्सनल लाइफ हो।